Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had seen the derivation of the three equations of motion, and towards the end of the video, we also saw one topic that was uniform circular motion. Now, in this video, we are starting with how to determine the direction of velocity in a uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है ऑफ कोर्स, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है दैट विल रिमेन सेम बट द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है, तो हमको अगर फाइंड करने बोला गया है कि अगर सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट अगर उस सर्कुलर पाथ को छोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज दैट सर्कुलर पाथ और O इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमको ये तो पता है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे हमने देखा था वो ट्रायंगुलर पाथ में 3 बार डायरेक्शन चेंज होता है, स्क्वायर पाथ में 4 बार, पेंटागोनल पाथ में 5 बार एंड सो ऑन. तो वैसे ही सर्कुलर पाथ में इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. अब हमको अगर बोला गया है कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, सो डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा होता है टेंजेंशियल. ठीक है, टेंजेंशियल का मतलब होता है अलोंग द टेंजेंट. तो हमको क्या करना है, जहां पर भी वो ऑब्जेक्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मान लेते सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पर है, तो अगर सपोज उसका सर्कुलर मोशन स्टॉप हो गया तो कौन सी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा. ठीक है, सो जो डायरेक्शन रहेगा वो हम टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट ए पे. टेंजेंट मतलब a line which touches the circle at only one point. ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन तो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच किया, इधर और इधर, तो ये लाइन टेंजेंट नहीं है. टेंजेंट बस एक पॉइंट पे टच करना चाहिए. सपोज इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, इधर ही ड्रॉ करता हूँ, ये बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो लाइन है जो मैंने बाद में ड्रॉ किया व्हिच इज टचिंग द सर्कल एट जस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट. तो हमको क्या करना होता है, कोई भी पॉइंट पर जहां पर वो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है. और ऑफ कोर्स टेंजेंट तो दोनों तरफ होता है. डायरेक्शन कहां आएगा, डायरेक्शन डिपेंड करता है उसके मोशन पे. तो हमारे केस में ये ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा. हैड द डायरेक्शन बीन क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन ऐसा होता है. ठीक है, टेंजेंट का, ड्रॉ द टेंजेंट ऐसा. ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज हमने कभी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते घुमाते छोड़ दिया, तो जैसे हमने रिलीज कर दिया, सपोज एक स्टोन को मैं स्ट्रिंग से टाई करके घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है, एंड अगर मैंने ये स्ट्रिंग को छोड़ दिया, तो ऑफ कोर्स वो जो स्टोन है वो ऐसे ऐसे घूम घूम के नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, ऑल्दो इट वाज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, द मोमेंट आई लीव इट, जैसे मैंने स्ट्रिंग छोड़ा, तो जहां पर भी वो होगा, और जब मैंने स्ट्रिंग छोड़ा तो उस पॉइंट से टेंजेंशियल निकल जाएगा. ठीक है, सपोज इफ दिस इज द स्टोन एंड इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, तो अगर मैंने इसको इस पॉइंट पे इधर आके छोड़ दिया तो ये इस पॉइंट से टेंजेंशियल ऐसा टेंजेंट बना के निकल जाएगा. अगर मैंने इसको इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो ऐसे टेंजेंशियल बना के निकल जाएगा. अगर मैंने इसको सपोज इस पॉइंट पे छोड़ा तो ऐसे टेंजेंट बना के निकल जाएगा. तो जिस पॉइंट पर भी हमने रिलीज कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो उस पॉइंट के टेंजेंट के डायरेक्शन में वो निकल जाएगा. ठीक है, तो अगर पॉइंट ए पे छोड़ा तो ऐसे निकल जाएगा. सपोज अगर पॉइंट बी पे रिलीज किया होता, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है और पॉइंट बी पे रिलीज कर दिया, तो पॉइंट बी पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट का डायरेक्शन रहेगा ऐसा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो ऑब्जेक्ट फिर इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अगर पॉइंट ए पे छोड़ा तो इस डायरेक्शन में बाहर ऐसे चला जाएगा. अगर सपोज पॉइंट सी पे रिलीज किया मैंने, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सी पे रिलीज हुआ अगर, तो ये इस डायरेक्शन पे बाहर निकल जाएगा ऐसे. ठीक है, सो हमेशा ये याद रखना है कि जब कभी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता है. टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में. ठीक है, अगर सपोज यही क्लॉकवाइज हुआ होता तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ नीचे होता, इसका भी नीचे होता, इसका यहाँ पर ऊपर होता. ठीक है, तो जैसे अगर इफ यू कैन डू अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, सपोज एक सर्कुलर डिस्क है, स्पिनिंग सर्कुलर डिस्क, वो डिस्क घूम रहा है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दो, एक कॉइन रख दो 5 रुपए का. ठीक है, place that coin on that moving circular disc and what happens after some time you will see कि वो 5 रुपए का कॉइन ना धीरे धीरे सेंटर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके गिर जाता है. तो वो क्यों गिर जाता है और कैसे डायरेक्शन में गिर जाता है, दैट इज बिकॉज टेंजेंशियल एक डायरेक्शन फॉलो किया उसने,
और गिर गया, और फोर्स जो था, जो फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर मोशन कैरी आउट करवाने के लिए, वो एक्ट नहीं कर पा रहा था। वो हम डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट फोर्स क्या होता है, बट अभी बस इतना याद रखिए कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन है कि वो धीरे धीरे जहां से भी अगर वो कॉइन गिरा, सपोज दिस इज दैट डिस्क, ये वो सर्कुलर डिस्क है, अगर सपोज कॉइन घूमते 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 सपोज यहां पर आ गया और यहां से गिरा, तो यहां से टेंजेंशियल चला जाएगा। सेम यही चीज जो है, यहां से गिरा तो ऐसे टेंजेंशियल चला जाएगा, यहां से गिरा तो ऐसे टेंजेंशियल चला जाएगा, ठीक है। सो याद रखना है कि द डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ऑलराइट, नाउ सो दिस वाज द पार्ट जो हमको पहले अभी करना था। नाउ मूविंग अहेड विद जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो अब हम असली में पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू वी मीन बाय लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, तो उसको मूव करवाने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है, उसको रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर वो रेस्ट से मोशन में आना चाहता है, वी वांट द ऑब्जेक्ट टू कम फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, वी हैव गॉट टू अप्लाई फोर्स। अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो उसके स्टेट में चेंज नहीं आएगा। स्टेट में चेंज मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा। सो फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना फोर्स अप्लाई के यू कांट एक्सपेक्ट एन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्टेट। अब ये जो फोर्स है, इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज डाइन। ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में कि न्यूटन कहां से आया एंड डाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल याद रखना कि फोर्स जरूरी होता है एक ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। द एसआई यूनिट इज न्यूटन, द सीजीएस यूनिट इज डाइन, ठीक है। ये डिटेल में और ज्यादा आगे आएगा। नाउ अब ये जो फोर्स भी होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। One is balanced force, the another is unbalanced force. Balanced force, as the name suggests, balanced है, equal है, ठीक है। तो जैसे अगर टग ऑफ वॉर का गेम चालू है, ठीक है, एंड बोथ द टीम्स आर पुलिंग द रोप, ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल देयर रोप टुवर्ड्स देयर साइड, और अगर सपोज दोनों ही टीम जो रोप को खींच रहे हैं उनका दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों सेम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो जो रोप है कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। हमको क्या लगेगा कि रोप वहीं का वहीं है, मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, नहीं, फोर्स अप्लाई हुआ है दोनों केस में, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल वैल्यू का। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, इसलिए वो रोप मूव नहीं करेगा। सिमिलर केस इन आर्म रेसलिंग, जब हम पंजा लड़ाते हैं, इफ बोथ द पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्वड इन दैट गेम ऑफ आर्म रेसलिंग, अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, इफ बोथ आर एक्सर्टिंग इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो ना हाथ इधर जाएगा ना हाथ इधर जाएगा, इट विल रिमेन इन दैट सेम पोजीशन, मतलब वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमको लग रहा है ये रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। वो जो रोप है वो भी इधर उधर मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक टीम यहां खींच रहा है, एक टीम यहां खींच रहा है, सपोज ये टीम 100 न्यूटन फोर्स यहां अप्लाई कर रहा है, दूसरा टीम 100 न्यूटन फोर्स यहां अप्लाई करेगा, तो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, ठीक है। बोथ द टीम्स आर एक्सर्टिंग इक्वल फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही टग ऑफ वॉर का हो गया या आर्म रेसलिंग का हो गया, तो मतलब बैलेंस फोर्स से ना कभी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। जो रोप है वो तभी मूव करेगा जब किसी एक टीम का फोर्स दूसरे से ज्यादा हो। आर्म रेसलिंग में भी हाथ तभी मूव करेगा जब किसी एक पर्सन का स्ट्रेंथ जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे से ज्यादा हो। सो इन नेचर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, इफ वी वांट अ चेंज इन द स्टेट, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, तो बैलेंस्ड फोर्स नहीं चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड मतलब अनइक्वल, अनइक्वल रहेगा तभी तो कहीं मूव करेगा। अगर दोनों तरफ से इक्वली एक्सर्ट करते रह गए तो मूव करने नहीं वाला है। रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आ पाएगा, मोशन में है तो रेस्ट पे नहीं आ पाएगा। वी हैव गॉट टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट, ठीक है। तो याद रखने का, बैलेंस फोर्स से ना कभी कुछ चेंज नहीं आएगा, ना रेस्ट से मोशन में आएगा ना मोशन से रेस्ट में आएगा। अगर हम चाहते हैं कि स्टेट में चेंज आए,
अप्लाई करना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये अभी दिमाग में याद रख लेना है कि अगर हम चाहते हैं कि रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आए तो हमको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ तो ये दो टाइप के फोर्स थे। नाउ बेस्ड ऑन दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के 3 लॉ हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का पहला लॉ। ऑफ कोर्स दीज आर द लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ है, तो पहला हम पढ़ते हैं। अब न्यूटन का पहला लॉ बहुत ही सिंपल है, जो अभी हमने डिस्कस किया एक तरीके से उसको ही थोड़ा प्रॉपरली फ्रेम किया, ठीक है। न्यूटन के पहले लॉ में क्या दिया हुआ है कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब इट इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। ऑफ कोर्स हम एक स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो। वही तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर रेस्ट में कोई चीज है, जब तक हम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं तब तक वो मूव नहीं करने वाला है। या अगर कोई चीज ऑलरेडी मूव कर रहा है, मैं बैलेंस फोर्स ही अप्लाई कर रहा हूं, मतलब जितना फोर्स वो अप्लाई करे उतना ही मैं अप्लाई करूं तो नहीं होगा, मुझे उससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। सो न्यूटन का पहला लॉ इज एवरी ऑब्जेक्ट continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। हर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा उस लाइन में। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना हो। तुम कितना भी बैलेंस्ड फोर्स लगा लो, स्टेट में चेंज नहीं आएगा। रेस्ट वाला मोशन में नहीं आएगा, मोशन वाला रेस्ट में नहीं आएगा अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड अप्लाई किया तो देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट, ठीक है। तो ये है न्यूटन का पहला लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस मतलब अनइक्वल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट अंदर से खुद नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। वी हैव गॉट टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो एक्सटर्नली बाहर से जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना हो, स्टेट में चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब ये जो न्यूटन का पहला लॉ है ना, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन अ टर्म कॉल्ड एज इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, कि ऐसे कैसे कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही क्यों रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनर्शिया पे। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ना हर ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट मतलब हर ऑब्जेक्ट, हम भी अगर ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया गया तो हम भी, एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, every object has got that inherent property। inherent मतलब सब में पहले से होता ही है, inherent मतलब something which we inherit, which is already there in us। तो हर ऑब्जेक्ट में ना एक inherent property है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना उसको पसंद है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना प्रेफर करेगा। स्टेट में चेंज लाना ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं होता है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट बोलता नहीं है कि मुझे स्टेट में चेंज लाना पसंद नहीं है, कोई मुझे छुओ मत, नॉट दैट वे। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस मैनर कि ऑब्जेक्ट को ना जो स्टेट में है उस स्टेट में रहना पसंद है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जब कभी हम फोर्स अप्लाई करके उसका स्टेट में चेंज लाना चाहेंगे तो मैं एक्सटर्नली अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूं एंड इफ आई वांट the state of the object to change from rest to motion या motion to rest, वो ऑब्जेक्ट पहले ट्राई करेगा कि अपोज करने का। अपोज करने का मतलब वो चाहेगा कि स्टेट में चेंज ना आए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो स्टेट में है उसमें रहना पसंद है, ठीक है। ऐसा याद रखना है। सो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में लाना क्या ट्राई करूं तो वो पहले रोकेगा मुझे, वो फोर्स को रोकेगा ताकि उसके स्टेट में चेंज ना आए। या अगर वो ऑलरेडी मोशन में है, मैं उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके रोकना चाहूं, मोशन से रेस्ट में लाना चाहूं, तो वो उस फोर्स को रोकेगा कि मेरा स्टेट चेंज ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, टू अपोज द चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज जो आने वाला है उस चेंज को रोकना, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं होने देना चाहता, मोशन से रेस्ट में भी नहीं होने देना चाहता। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की उस चेंज को रोकने की, उसको कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, द
द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस मतलब रोकता है, इट अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। एकदम सिंपल टर्म्स में ऐसा याद रखना है कि वो जो ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो स्टेट में चेंज जो आने वाला है उसको रोकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में जब हम लाने का ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले अपोज करेगा, लेकिन अगर हमारा फोर्स उसके ऑपोजिशन से ज्यादा है तो उसको स्टेट चेंज करना पड़ेगा, तो वो रेस्ट से मोशन में आएगा। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है, हम उसको रोकने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो ट्राई करेगा कि मैं ना रुकूं, मैं मोशन में ही रहूं, मेरे स्टेट में चेंज ना आए। लेकिन अगर हमारा फोर्स उसके फोर्स से ज्यादा है तो ऑफकोर्स उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिंग द चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, ऑब्जेक्ट का जो वजन है उस पर डिपेंड करता है इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। कैसे समझते हैं अभी ये। सपोज अगर एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, इट इज लाइंग ऑन द रोड, छोटा सा पत्थर है एंड इट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, तो स्टोन क्या ट्राई करेगा, वो रेस्ट पे ही रहे। अब मैं सपोज उस पर फोर्स अप्लाई करता, आई किक दैट स्टोन, मैं किक करूंगा तो पहले वो स्टोन तो ट्राई करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो स्टोन बहुत ज्यादा रोक नहीं पाया मेरे फोर्स को। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम है, बहुत हल्का है। वो बहुत हल्का होने की वजह से उसका जो रोकने का कैपेसिटी है मेरे फोर्स से बहुत कम था, तो अल्टीमेटली उसको रेस्ट से मोशन में आना पड़ा और स्टोन मूव करके चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट में चेंज को रोक नहीं पाई, ये रेस्ट में था, और मोशन में जब मैंने फोर्स अप्लाई करके लाने को चाहा इसको, ये रोक नहीं पाया, मतलब इसका इनर्शिया कम था, ये मुझे ज्यादा अपोज नहीं कर पाया। क्यों? इसका मास कम है। नाउ द सेम केस, एक बहुत बड़ा सा रॉक है, ठीक है, बहुत बड़ा सा पत्थर है, एंड इफ आई ट्राई टू पुश दैट स्टोन, इनफैक्ट द रॉक, इफ आई ट्राई टू पुश दैट रॉक, वो रेस्ट पे है, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसको मोशन में लाने का, मतलब रेस्ट से मोशन में जब मैं उसको लाने का ट्राई कर रहा हूं, तो वो उस रेस्ट से मोशन में जो चेंज लाना मैं चाहता हूं उसको रोक रहा है, उसको अपोज कर रहा है, वो अपना स्टेट में चेंज लाना नहीं चाहता है। इसका इनर्शिया ज्यादा क्यों है? बिकॉज इसका मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। ये बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से इसके स्टेट में चेंज लाना आसान हमारे लिए नहीं है, ये काफी ज्यादा अपोज करता है हमको। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्ट से मोशन, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा मुश्किल होता है हमको स्टेट चेंज करवाना। ठीक है, उल्टा केस लेते हैं, अगर सपोज एक स्टोन मूव करता आ रहा है, ठीक है, इफ द स्टोन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मी, इट इज इन मोशन, तो मैं आराम से फोर्स अप्लाई करके उसको रोक सकता हूं। मोशन में है, मैं जब फोर्स अप्लाई करूंगा, इफ आई वांट इट टू स्टॉप, तो मैं रोकने का ट्राई करूंगा, और सिंस इसका मास बहुत कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, मतलब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसको रोकने का, मोशन से रेस्ट में लाने का ट्राई कर रहा हूं, तो ये अपोज कर रहा होगा, ये पहले चाहेगा कि उसके स्टेट में चेंज ना आए, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोक नहीं पाएगा। जो मैं चेंज लेकर आना चाहता हूं, फोर्स अप्लाई करके मैं रोकना चाहता हूं, वो उस चेंज को ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम क्यों है? क्योंकि मास कम है। तो मोशन में आ रहा था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, आराम से रुक गया, तो मोशन से रेस्ट में जल्दी से आ गया क्योंकि इसका इनर्शिया कम था, क्योंकि इसका मास कम है। यही इमेजिन कर लो, एक यही बड़ा सा रॉक ऊपर स्लोपिंग लैंड, सपोज माउंटेनियस एरिया से गिरता हुआ आ रहा है नीचे, इट इज रोलिंग डाउन द माउंटेन एंड इट इज अप्रोचिंग मी। इज इट इजी फॉर मी टू स्टॉप इट? नॉट एट ऑल, सोच भी नहीं सकता हूं मैं, वो ऑलरेडी मोशन में है। मैं फोर्स अप्लाई करने का ट्राई तो क्या सोचूंगा भी नहीं, आई विल गेट क्रश्ड, नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है और उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया बहुत ज्यादा है मतलब स्टेट में जो चेंज लाने का मैं ट्राई करने वाला हूं फोर्स अप्लाई करके, वो उस चेंज को रोक सकता है, मतलब वो चेंज होने आसानी से नहीं देगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज उसका मास ज्यादा है, तो उसको रोकना मेरे लिए आसान नहीं है। तो इट वॉज इन मोशन एंड द माइटिएस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ आई पुट टू स्टॉप इट, इट वोंट स्टॉप, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। वो स्टेट में चेंज जो आने वाला है उसको बहुत आसानी से रोक देगा। तो इवन इफ आई ट्राई माई बेस्ट, आई वोंट बी एबल टू स्टॉप इट। तो ये इनर्शिया की वजह से ही होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दिस इज व्हाट न्यूटन के लॉ में वो हमको जो पार्ट था, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगा। क्यों? इनर्शिया की वजह से।
वो ऑब्जेक्ट स्टेट में चेंज जब आता है तो उसको रोकता है, उसको अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? बिकॉज मास की वजह से, ठीक है। और कब तक अपोज करेगा? जब तक उसके ऊपर जो हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई करें तो मूव नहीं करेगा या स्टेट में चेंज नहीं आएगा। सो हमको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो मूव करेगा। सो दिस इज Newton's first law of motion. I'll quote it once again. Every body, every object continues to be in the state of rest or of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts upon it. जब तक उसके ऊपर unbalanced force act नहीं होगा वो स्टेट में चेंज नहीं लाएगा। रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, मोशन है तो मोशन रहेगा। दिस इज न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ। नाउ मूविंग अहेड विद न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के पहले हम डिस्कस करेंगे एक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है? सपोज अ बाइसिकल एंड अ मोटरसाइकिल दोनों ही मूव करते करते तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। द बाइसिकल एंड द मोटरसाइकिल both are approaching you with certain velocity and you have been asked to stop any one of them. किसी एक को अगर रोकना पड़े तो तुम किसको रोकोगे? My answer would be मैं बाइसिकल को रोकूंगा। क्यों? बाइसिकल हल्का है, मतलब बाइक मोटरसाइकिल तो काफी ज्यादा भारी होता है तो चोट ज्यादा लग सकता है, तो आई प्रेफर टू स्टॉप बाइसिकल क्योंकि मास कम है। ऑल राइट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया ना कि किसको रोकना है बाइसिकल या मोटरसाइकिल में से, मैंने जज किया किसको रोकना है ऑन द बेसिस ऑफ दियर मास। मैंने मास को कंपेयर किया कि मोटरसाइकिल बहुत भारी है, बाइसिकल हल्का है, ठीक है, बाइसिकल को रोकूंगा। सो व्हाट आई थॉट ऑफ वाज ओनली द मास, ठीक है। नाउ बट सपोज अभी यहां पर हम ले लेते हैं दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी, और वो ट्रैवल करके आ रहा है, इट वाज बी हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। हियर इज द बाइसिकल, here is a motorcycle. ठीक है, सपोज बाइसिकल का वजन लेट्स टेक 20 kg। बाइसिकल का वजन 20 kg है, मोटरसाइकिल का वजन ले लेता हूँ 150 kg। ठीक है, मोटरसाइकिल ऑफ कोर्स हैवी होता है, तो मैंने बोला कि नहीं बाइसिकल को रोकूंगा, बाइसिकल हल्का है, ठीक है। अब आगे बताया गया कि ये जो बाइसिकल है ना, इसका वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करके आ रहा है। बोला ठीक है। मोटरसाइकिल आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। बोला ओ ओ ओ ओ ओ, मोटरसाइकिल तो काफी स्लो आ रहा है, बाइसिकल फास्ट आ रहा है, मोटरसाइकिल स्लो आ रहा है, लेकिन मास तो बाइसिकल का कम है, वेलोसिटी तो मोटरसाइकिल का कम है, तो रोकूं तो किसको रोकूं? अगर मास को देखूं तो बाइसिकल को रोकना चाहिए, वेलोसिटी को देखूं तो मोटरसाइकिल को रोकना चाहिए। अरे तो रोकूं किसको? मुझे पता कैसे चलेगा किसको रोकना बेटर है मेरे लिए? तो इस केस में ना हम मास को देखेंगे ना वेलोसिटी को, दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मास इंटू वेलोसिटी करना है दोनों के लिए। सो मास इंटू वेलोसिटी किया मैंने बाइसिकल का 28 160, मास इंटू वेलोसिटी मोटरसाइकिल का 150 इंटू 1 इज 150। तो ये जो क्वांटिटी आया है ना मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, उसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो क्या इफेक्ट होने वाला है उसके मोशन का, वो उसके सिर्फ मास या सिर्फ वेलोसिटी को देख के मत जज करो, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मास और वेलोसिटी का, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। सो आई राइट इट हियर, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ना, तो सिर्फ उसके मास या सिर्फ उसके वेलोसिटी को मत देखो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका मोमेंटम देखो। तो मोमेंटम वुड बी द करेक्ट आइडियल थिंग टू कंसीडर बिफोर यू एक्चुअली मेक योर डिसीजन, ठीक है। तो बाइसिकल का मोमेंटम ज्यादा आ रहा है, 160 आ रहा है, मोटरसाइकिल 150 आ रहा है, तो बेटर है हम मोटरसाइकिल को रोकें, ठीक है, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों अलग अलग ही है दोनों का। तो मोमेंटम मोटरसाइकिल का कम है तो मोटरसाइकिल को रोकना बेटर ऑप्शन है। मोमेंटम इसका ज्यादा है तो इससे ज्यादा चोट लग सकता है, इससे रिलेटिवली कम चोट लगेगा, ठीक है। तो वी हैव टू कंसीडर मोमेंटम बिफोर मेकिंग आवर डिसीजन। अब ये मास का एसआई यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट आता है वो है केजी
मीटर पर सेकेंड, ये इसका SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। CGS, इफ आई टॉक अबाउट CGS यूनिट, मास का CGS यूनिट होता है ग्राम, ठीक है, मास का CGS यूनिट है ग्राम। वेलोसिटी का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, आई राइट मल्टीप्लाई इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका CGS यूनिट है, तो ये मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम का SI यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब विच नीड्स डायरेक्शन आल्सो, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि इफ यू लुक मास तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, बट वेलोसिटी वेक्टर है। इफ यू रिमेंबर S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर है इसीलिए मोमेंटम भी वेक्टर है, तो मोमेंटम वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन भी जरूरी होता है, ऑलराइट। तो अब ये मोमेंटम को हमको ध्यान में रखना है कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है उसका कुछ मोमेंटम है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ मास भी है, उसका कुछ वेलोसिटी भी है, तो उसका कुछ मोमेंटम भी है। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो हो सकता है तब जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर रुका हुआ है तो भले उसका मास कितना भी हो, लेट्स कंसीडर अ ट्रक, ट्रक का मोमेंटम बोला है, फाइंड करो कि कितना मोमेंटम है व्हेन इट इज एट रेस्ट, जीरो। क्यों? हम जब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ट्रक का मास मान लो 10,000 किलो है, 10,000 kg, वेलोसिटी जीरो बिकॉज वो रुका हुआ है, तो 10,000 इंटू जीरो विल गिव अस जीरो। तो ऐसे केस में ट्रक के सामने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई ट्रक रुका हुआ है, देयर इज नो डेंजर इन स्टॉपिंग इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टॉप्ड, सो मोमेंटम जीरो है। कभी भी मोमेंटम जीरो हो सकता है वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, मास जीरो कभी नहीं होता है। अगर मास जीरो हो गया तो क्या चीज है वो? फिर ऐसा कौन सा चीज है जो है तो लेकिन मास नहीं है उसका? इवन एयर हैज अ मास, वेरी वेरी लेस बट इट डज हैव मास। तो तुमने सोचा ना कि अरे मोमेंटम जीरो तो मास जीरो से भी हो सकता है, ढूंढ के बताओ कोई चीज जो मूव कर रहा है और मास नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज बियॉन्ड अस, वो कुछ अलग चीज है, वो हमको भी डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम अगर जीरो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से जीरो नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी की वजह से जीरो आ रहा है। सो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो मोमेंटम कुड बी जीरो। तो ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका SI यूनिट मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड। CGS मास इज ग्राम, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, CGS इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। और जो मोमेंटम जो एक टर्म है, जो क्वांटिटी है, ये ऑफ कोर्स महान साइंटिस्ट न्यूटन ने ही बताया था। तो ऑलमोस्ट फिजिक्स में जो भी हम साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट में जो भी कुछ करते हैं वो सब न्यूटन का ही देन है, ठीक है। अगर उन्होंने ये सब नहीं दिया होता तो शायद पढ़ाई आसान होती, जिंदगी आसान होती, ठीक है, बट कांट हेल्प इट, ठीक है। सो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए जो टर्म पढ़ना था हमको, हमने वो पढ़ा है, मोमेंटम। अब मोमेंटम से रिलेटेड न्यूटन सेकेंड लॉ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप वट एवर यू हैव सीन इन दिस वीडियो इज प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय यू। अगर कुछ नहीं समझा है यू मे वॉच द वीडियो अगेन एंड टेक्स्ट बुक रीड करो। आई होप यू ऑल हैव द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने स्टार्ट किया डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन वी डिड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, न्यूटन का पहला लॉ, इनर्शिया थोड़ा डिटेल में हमने देखा, एंड देन वी सॉ मोमेंटम। तो मोमेंटम तक रीड करके रखो, इसके बाद इमीडिएटली बाद स्टार्ट होता है न्यूटन सेकंड लॉ, बट वो सेकंड लॉ में मोमेंटम चाहिए होता है इसलिए हम पहले मोमेंटम पढ़ते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक रीड करो, वीडियो वापस से देखो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।